So, hello everyone, and very good evening to all of you. Welcome back once again to the session of Indian Polity. So, guys, in the last class we have started the local government और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था the evolution of पंचायत, the history of पंचायत. कौन कौन सी कमिटीज हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को बनाने में कौन कौन सी कमिटीज बनाई गई, कैसे उसका कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन किया गया, कौन कौन सी कमिटीज ने उसको रिकमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने के लिए, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी. एंड फाइनली हमने लास्ट में उसमें पढ़ा था कि सबसे पहला बिल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन राजीव गांधी जी ने पेश किया था, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने पेश किया था. फिर उसके बाद वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई थी, वहां पे भी वो नहीं पास हो पाया था. एंड फाइनली पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने इन द ईयर 1992 इसको पास करा दिया था. एंड दैट इज नोन एज व्हाट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 24 अप्रैल 1993 से फोर्स में आया था. इट केम इनटू फोर्स ऑन 24th April 1993, and that's why this day is observed as the National Panchayati Raj Day across the country. तो ये छोटा सा था ब्रीफ पिछली क्लास का. आज की क्लास में हम बात करेंगे द फीचर्स ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसकी हम बात करेंगे. एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आज भी इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहे. व्हाट आर द रीजंस behind the inefficiency of the Panchayati Raj institutions. Alright, so let's begin with the session, guys, and let's try to understand the basic features of 73rd Constitutional Amendment Act of 1992. So this act recommended, first of all, this act added a new part 9th in the Constitution of India, and a schedule number 11. 11th schedule was added, and article 243 to article number 243O. These articles were added through this amendment act. And remember, 11th schedule constitutes of 29 items, 29 functional items. 29 items है 11th schedule में जो कि पंचायती राज के फंक्शन से डील करते हैं. Alright. And this question was also asked once in UPSC. Actually question नहीं था, statement में था that 11th schedule consists of 29 items. So that was the correct statement. Alright, now let's begin with the features. So this amendment act, the 11th schedule provided for the 3-tier पंचायती राज सिस्टम. ठीक है, इससे पहले हमने कई सारी कमिटीज पढ़ी, सबने अलग अलग लेवल का पंचायती राज सिस्टम बनाने के लिए बोला था. लाइक फॉर एग्जांपल बलवंत राय जी मेहता कमेटी रिकमेंडेड फॉर 3-tier पंचायती राज सिस्टम, वाइल अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेड फॉर 2-tier. और उसके बाद सबने अलग अलग रिकमेंडेशन दी थी, और अभी तक हमारे देश में अलग अलग टीयर की पंचायती राज चल रही थी इससे पहले 1993 से पहले. So this amendment act recommended for 3-tier पंचायती राज सिस्टम: विलेज लेवल पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत. इंटरमीडिएट लेवल पंचायत में ब्लॉक लेवल पे हो सकता है, ठीक है, या फिर तालुक लेवल पे भी हो सकता है. ठीक है, ब्लॉक लेवल या फिर तालुक लेवल. सो वन विल बी द विलेज लेवल पंचायत, देन above that intermediate level पंचायत at block or at तालुक, एंड देन फाइनली डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत. ऑलराइट, बट यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख, स्टेट हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख मे नॉट कंस्टिट्यूट दिस इंटरमीडिएट लेवल ऑफ पंचायत, बिकॉज उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है. ठीक है, डू रिमेंबर दिस फैक्ट दैट स्टेट्स with population less than 20 lakh may not constitute the intermediate level of panchayat. All right, so 3-tier panchayati raj system was recommended by this amendment act. Now, very important thing about this पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज द ग्राम सभा. नाउ ये क्वेश्चन तो अभी आई थिंक 2019 या 18 में यूपीएससी प्री में पूछा गया था कि आई थिंक 20, पता नहीं, मेरे को अभी याद नहीं है कि कौन से ईयर में पूछा गया था, बट इट वाज वेरी रिसेंटली दैट इट वाज आस्क्ड कि व्हाट इज अ ग्राम सभा विद रिस्पेक्ट टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. ग्राम सभा क्या है? सो गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ग्राम सभा इज नथिंग बट अ विलेज असेंबली consisting of all the registered voters in the area of that पंचायत. एक पंचायत है, लेट्स से कि एक पंचायत है, इस पंचायत की एक विलेज असेंबली है, और उस विलेज असेंबली में उस एरिया के, उस पंचायत के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स आते हैं. तो इस असेंबली को हम क्या बोलते हैं? ग्राम सभा बोलते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ पंचायत. वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू रिमेंबर दिस. ये फिर से कहीं ना कहीं रिपीट हो सकता है. एंड यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर एपीएससी, सो सीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है. सो इट इज देयर इज अ ह्यूज चांस ऑफ इट आस्किंग ऑफ बीइंग, देयर इज अ ह्यूज चांस
कि इसके बारे में क्वेश्चन यूपीएससी एपीएफसी में पूछा जाए। ऑलराइट, नाउ there is a provision of direct election. So the 73rd constitutional amendment act provided for the direct elections to the पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायत में जो इलेक्शंस होंगे, जो लोग चुन के आएंगे वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, द चेयरपर्सन ऑफ इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत, द चेयरपर्सन ऑफ इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत विल बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एंड अमंग्स द मेंबर हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। जो इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत के चेयरपर्सन होंगे, उनका जो चुनाव होगा वो इनडायरेक्टली होगा उन्हीं लोगों में से और उन्हीं लोगों के द्वारा जो कि डायरेक्टली चुन के आए गए हैं। ऑलराइट, द ड्यूरेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गाइस इज हाउ मच? 5 years। ड्यूरेशन इसका भी 5 साल का है, बाकी लोकसभा और राज्य की विधानसभा के जितना। बट अगेन यहाँ पे भी एक प्रोविजन है कि इट कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व बिफोर 5 years। 5 साल से पहले ये डिसॉल्व किया जा सकता है। और अगर डिसॉल्व होने के बाद केवल 6 महीने बचे हैं 5 साल पूरे होने में, देन दोबारा से इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा बचे हुए हैं तो फिर 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस करा लिया जाएगा। लेट्स से मान लेते हैं कि कोई एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, लेट मी रब ऑल दिस फर्स्ट। मान लेते हैं कि कोई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसका टेन्योर 1 जनवरी 2023 को खत्म होना है, ठीक है। 1 जनवरी 2023 को उसका जो टेन्योर है वो खत्म होना है और 1 जनवरी 2022 को वो डिसॉल्व हो जाती है इन एनी केस। तो विद इन 6 months उनको इलेक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है जी। विद इन 6 months इलेक्शंस कंडक्ट होने पड़ेंगे, ऑलराइट, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा का गैप है। अगर 6 महीने से कम का गैप होता तो इलेक्शन कराने जरूरी नहीं है, फिर 5 साल के बाद ही अपना जो पूरा टेन्योर है उसी में इलेक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको दिमाग में रखनी है, लेट्स से कि कोई एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, दिस गाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। मान लो कि कोई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है तो उसका टेन्योर कितना होगा? 5 साल का होगा, बट 3 साल में वो डिसॉल्व हो गई, इट गेट डिसॉल्व इन 3 years। तो अब बचे कितने? 2 साल। तो अब क्या होगा? इलेक्शंस होंगे। क्या होगा? इलेक्शंस होंगे। नाउ द इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड फॉर दिस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब जो इलेक्शन होने के बाद जो पंचायती राज रिकंस्टिट्यूट होगा, तो क्या वो 5 साल के लिए रिकंस्टिट्यूट होगा? क्या उसका टेन्योर 5 साल का होगा? नहीं, उसका टेन्योर होगा ये बचा हुआ 2 साल, और 2 साल के बाद फिर से इलेक्शंस होंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो लोकसभा में और जो राज्यों की विधानसभा में होता है ये बिल्कुल उससे अलग है। ऑलराइट, ये बिल्कुल उससे अलग जाता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो रिकंस्टिट्यूट होता है वो रिमेनिंग पीरियड के लिए होता है, ना कि पूरे 5 साल के लिए होता है। ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड टू द रिजर्वेशन पार्ट। सी देयर इज अ प्रोविजन for providing reservations to SCs, STs and women in the Panchayati Raj institution. So SCs and STs, the seats are reserved for SCs and STs in proportion of their population to the total population. जो भी पंचायत बन रही है वहां की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में SC ST की क्या पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। एंड ऑल्सो नॉट ओनली द मेंबर्स, द चेयरपर्सन्स ऑफ द पंचायत एट ऑल लेवल्स, it may also be reserved for SCs and ST in proportion to their population. Let's say कि कोई ऐसी पंचायत है जहां पे SC की पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, ठीक है। So in that case the chairperson of that पंचायत would be an SC or ST, whatever the case may be. Also remember minimum 1/3 of the total number of seats to be reserved for women. And बहुत सारे states ऐसे हैं जहां पे 50% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए in the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल in Bihar there is a 50% reservation for women in Panchayati Raj. Alright, so 1/3 of the total number of seats to be reserved for women, and not only the member in Panchayati Raj, 1/3 offices of chairperson at all levels should be reserved for women. ठीक है जी, महिलाओं के लिए मेंबरशिप में पंचायत के जो मेंबर है उसमें तो रिजर्वेशन है ही, उसके अलावा चेयरपर्सन में भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, एंड द सेम 1/3 33%। बट यहाँ पे एक बात और है जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, ओबीसी के लिए डायरेक्ट रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने नहीं दिया था, बट वहां पे ये लिख दिया था दैट स्टेट्स आर ऑथराइज्ड टू मेक एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, बट दैट इज लेफ्ट टू द विल ऑफ द स्टेट, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग रिजर्वेशन। नाउ देयर इज अ प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पंचायती राज मेंबर्स ऑल्सो, एंड
a panchayati raj member can be disqualified by any of these two provisions. So a member shall be disqualified under any law in force for the purpose of election and under any law made by the state legislature. Not so much important because बहुत ही सिंपल सी बात है, किसी भी लॉ में जो कि पर्पस ऑफ इलेक्शन के लिए बनाया गया है उसके अंदर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, या फिर अंडर एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ जैसी बात कुछ भी नहीं होती, बिकॉज एंटी डिफेक्शन लॉ इज ओनली फॉर दी लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड नॉट फॉर दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. ऑलराइट, moving ahead to other features, other very important features of 73rd Constitutional Amendment Act. So remember, this act provided that an independent state election commission should be constituted for superintendence, direction and control of the Panchayati Raj elections, which means पंचायती राज के इलेक्शंस कंडक्ट कराने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं है. फॉर दैट अ सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है टू कंडक्ट इनफैक्ट टू सुपरवाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शंस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. ऑलराइट, देन पंचायत विल प्रिपेयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज दे नो, जो पंचायती राज के मेंबर्स होंगे उन्हें पता है कि व्हाट आर द ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम्स, एंड दैट्स व्हाई पंचायत are provided with this power to prepare plans for economic development and social justice in respects of subjects as dissolved by law. ठीक है, एंड ये लॉ का मतलब क्या है? इलस्ट्रेटेड, सारे मैटर्स जो भी 11th शेड्यूल में इलस्ट्रेटेड है वो. मूविंग अहेड, budgetary allocation from state government, share of revenue of certain taxes, collection and retention of the revenue it raises, central government programs and grants, union finance commission grants, all these things are provided in the 11th schedule. Alright, under article number 243H. Articles याद रखने की जरूरत नहीं है, individual articles are not important. This act also provided that a finance commission should be established in each state to determine the principles on the basis of which the finances should be transferred to the पंचायती राज institutions. Alright, मतलब जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा उसका काम होगा ये प्रिंसिपल्स डिटरमाइन करना कि कौन से बेसिस पे हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज ट्रांसफर कर सकते हैं टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. बेसिकली एक फॉर्मूला बनाया जाता है, उसी फॉर्मूले के तहत पैसा ट्रांसफर किया जाता है. एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरीज, बट इन दैट केस प्रेसिडेंट मे पुट सर्टेन एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस. अगर यूनियन टेरिटरी है कोई और वहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनना है तो वहां पे प्रेसिडेंट कुछ एक्सेप्शंस या फिर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं. एंड रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज और अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू सच कंस्टिट्यूएंसीज कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. और यहाँ पे मैं सिर्फ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, मैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा या राज्यसभा की बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, So guys, these are some of the important features of 73rd Constitutional Amendment Act. I hope आपको ये क्लियर है. 3 टियर का पंचायती राज सिस्टम है, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. ग्राम सभा में सारे रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इन द एरिया ऑफ दैट पंचायत. द मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड, द चेयरपर्सन आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एंड अमंग्स द मेंबर्स, बाय एंड अमंग्स the directly elected members. The tenure is 5 years. It can be dissolved before the 5 years also. The reconstituted panchayat will remain in office for the remaining period. Reservation is provided to SCs and STs in proportion to their population. Women are also provided 1/3 reservation in the membership as well as in the chairpersonship. States are authorized to make any provision with respect to reservation of backward classes. Disqualify किए जा सकते हैं on the 2 grounds, either of the 2 grounds, under any law in force for purpose of election and under any law made by the state legislature. कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं. इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है फॉर सुपरवाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द इलेक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. द मैंडेट टू प्रिपेयर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू द पंचायत्स बिकॉज दे नो व्हाट आर द ग्रास रूट प्रॉब्लम्स. Finance Commission is established at the state level, which provides the principles on the basis of which the finances are transferred to the Panchayati Raj. Provisions are also applicable to union territories, but in that case, President may put certain exceptions and modifications, and any law जिसकी validity check नहीं की जा सकती cannot be questioned in any court of law with respect to the
डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज और अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू सच कंस्टिट्यूएंसीज। तो जल्दी से मैंने आपको क्विकली बता दिया सारा। अब आगे चलते हैं। व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेंस में आपका पंचायती राज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो वहां पे आप इन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट है यूनियन गवर्नमेंट ग्रांट्स based on the recommendation of Union Finance Commission. Like for example, there is a let's say there is any scheme, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, and under that any kind of grant should be provided to the Panchayati Raj institution. This comes under this Union Government grants based on the recommendation of Union Finance Commission. Number 2, devolution from state government based on the recommendation of State Finance Commission. जो State Finance Commission बोलेगा उसके बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट से पंचायती राज तक जो भी पैसा आता है वो। लोन्स एंड अदर ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स, कुछ लोन्स के फॉर्म में भी पैसा आता है। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलोकेशन, अगेन अगर कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो उसका पैसा आता है, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट स्कीम है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा आता है। एंड देयर आर इंटरनल सोर्सेज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एज वेल थ्रू विच दे रेज देयर फाइनेंसेस, and they can be tax sources and non-tax sources. All right, so these are some of the sources of finances for Panchayati Raj institutions. All right, now guys, let's talk about the reasons for ineffective performance. Number 1 is the lack of adequate devolution. It should not be inadequate, lack of adequate devolution. Adequate devolution नहीं हो रहा, मतलब the Panchayati Raj are not provided with the autonomy in functions, with the autonomy in funds, with the autonomy in functionaries. ठीक है, तीनों Fs, इसको 3 Fs बोला जाता है बेसिकली in the terms of, in the language of polity, functions, funds and functionaries. इन तीनों ही चीज में पंचायती राज को प्रॉपर पावर्स नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो अपने पावर का इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पाते। एक्सेसिव कंट्रोल बाय ब्यूरोक्रेसी। अब देखो बहुत सारे स्टेट्स में क्या है कि जो पंचायती राज है उसको सबऑर्डिनेशन में रख दिया है। तो अब होता क्या है कि जो सरपंच वगैरह होते हैं उनको बार बार ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस या फिर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाना पड़ता है फॉर छोटी छोटी चीज़ों के अप्रूवल के लिए भी उनको वहाँ पे जाना पड़ता है, जिससे कि ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा डिले होता है डेवलपमेंट में। डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट फंडिंग, तो अभी हमने पीछे देखा, इसमें देखो ज़्यादातर जो फंड्स के लिए जो पंचायती राज डिपेंडेंट है वो केवल सीधा सीधा गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, उनके खुद के बहुत कम सोर्सेज है रेवेन्यू के। क्रिएशन ऑफ पैरेलल बॉडीज, अब समटाइम्स क्या होता है कि कुछ पैरेलल बॉडीज बनाई जाती हैं टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ पंचायती राज, बट होता क्या है अगेन कि वो पैरेलल बॉडीज ही रेड टेपिज्म शुरू कर देती हैं या उनके अंदर ही करप्शन होने लग जाता है। तो ये पैरेलल बॉडीज जो है ये भी कुछ कामयाब नहीं है। एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में अभी भी मोस्ट ऑफ दी पंचायत ऐसे हैं जहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी परमानेंट नहीं है। 1/3 पंचायत ऐसी हैं जिनके पास अपनी प्रॉपर बेसिक बिल्डिंग्स नहीं है, ठीक है, और कई सारे पंचायत ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर जो एक ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, टेलीफोन, फाइल, टेबल, कुर्सी, ये सब भी नहीं है। सो आपने अभी भी देखा होगा कई जगह पिक्चर्स आती हैं कि पंचायत जो है वो ऐसे ही खुले मैदान में कुर्सी लगा के चल रही हैं, तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा है। सो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ पंचायती राज। ऑलराइट, so I hope guys this session is clear and all the provisions with respect to the 73rd Amendment Act is clear. If you have any doubts you can ask me in the comment section. In the next class, that is on Monday, we will talk about the urban local bodies. Okay, तो ये था पंचायती राज मतलब रूरल एरिया का लोकल गवर्नमेंट, और अब हम अगली क्लास में बात करेंगे अर्बन एरिया के लोकल गवर्नमेंट की। Thank you so much for watching guys. Goodbye, take care and God bless.